हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन और एक्सपोनेंट ऑफ नंबर्स। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें दो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दूसरा होता है एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है कि इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन p डिफरेंट वेज एंड अनदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन q डिफरेंट वेज, देन द टू ऑपरेशंस इन सक्सेशन, दैट इज वन ऑपरेशन आफ्टर अनदर, कैन बी परफॉर्म्ड इन p इंटू q डिफरेंट वेज। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एक आदमी है जिसको कि एक जगह है x, वहां से z तक जाना है और बीच में उसको y होते हुए जाना है। और यहाँ पे इसमें x से लेके y तक जाने के इस आदमी के पास तीन ऑप्शन है, कार, बस और ट्रेन। और फिर y से लेके z तक जाने के दो ऑप्शन है, ट्रेन और एयरप्लेन। तो फिर इसके पास x से लेके z तक जाने के टोटल 3 इंटू 2 ऑप्शन होंगे, जो कि हो जाएगा 6। वो 6 ऑप्शन क्या होंगे? x से y कार में जाए, y से z ट्रेन में जाए, फिर x से y कार में जाए, y से z एयरप्लेन में जाए, उसके बाद x से y बस और फिर y से z या तो ट्रेन या एयरप्लेन। सेम वे x से y ट्रेन और फिर y से z या तो ट्रेन या फिर एयरप्लेन। तो ये 6 ऑप्शन होंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम तब यूज करते हैं जबकि ऑपरेशंस जो हैं उनको साथ में करना होता है। यहाँ पे हमने 2 के लिए दिखाया है। इसी तरह से सपोज अगर हमारे पास n ऑपरेशंस हो, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऐसी n ऑपरेशंस हो और इसको करने के a1, a2, an वेज हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि ये सारे ऑपरेशन हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे ऑपरेशन एक साथ करने हैं जो टुगेदर अभी बताया था, तो वो हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3, इसी तरह से अप टू इंटू an। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एडिशन प्रिंसिपल। इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन p डिफरेंट वेज एंड अनदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन q डिफरेंट वेज एंड बोथ द ऑपरेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देन आइदर ऑफ द ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन p प्लस q डिफरेंट वेज। मतलब अगर हमारे पास एक ऑपरेशन है जिसको कि p डिफरेंट वेज में परफॉर्म किया जा सकता है और दूसरा ऑपरेशन है जिसको q डिफरेंट वेज में परफॉर्म किया जा सकता है, और ये ऑपरेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो आइदर ऑफ द ऑपरेशंस, मतलब इनमें से कोई ना कोई ऑपरेशन जो है अगर हमें परफॉर्म करना हो तो इसके हमारे पास p प्लस q डिफरेंट वेज होंगे। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एक आदमी है जो कि एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा है और उसके पास बाहर निकलने के 3 एग्जिट्स हैं, E1, E2 और E3। E1 जो है वहां पे स्टेयर और एलिवेटर दोनों हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे इसके पास दो ऑप्शन, E2 और E3। इन दोनों में सिर्फ स्टेयर है, तो E2 में हो जाएगा एक ऑप्शन और हमारा E3 जो है यहाँ पे भी हो जाएगा एक ऑप्शन। तो अगर इसको बाहर निकलना होगा तो इसके पास टोटल 2 + 1 + 1 4 रास्ते होंगे बाहर निकलने के। एडिशन प्रिंसिपल को हम तब यूज करते हैं जबकि जो ऑपरेशंस हैं उनको एक साथ नहीं करना होता है, मतलब उनमें से कोई एक ही करना है। मतलब या E1 से निकलेगा या E2 से या E3 से, तब हम इस तरह से एडिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ये नोटेशन आगे हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो इसलिए इसको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है n, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 120। 5 जो था ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर था और जितने नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 5 तक उन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही अगर n नेचुरल नंबर्स होंगे तो 1 से लेके n तक हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टोरियल जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर या फिर फ्रैक्शन के लिए डिफाइन नहीं किया जाता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फैक्टोरियल नोटेशन की।
सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि फैक्टोरियल n को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, या फिर n इंटू n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू, और इसी तरह से n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू फैक्टोरियल n माइनस थ्री, और इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 5 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, या फिर 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये सब सेम रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है फैक्टोरियल 0 इक्वल टू फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 होता है। ये फैक्टोरियल 0 किस तरह से डिफाइन किया गया है इसको हम आगे चल के देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो इवन है 2n, तो फैक्टोरियल 2n जो है वो हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n माइनस 1। ये किस तरह से होगा ये हम देख लेते हैं। फैक्टोरियल 2n जो है वो दो सेट ऑफ नंबर्स से बना होगा, कुछ होंगे इवन कुछ होंगे ऑड। जैसे ये जो फैक्टोरियल 2n है ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू इंटू 2n माइनस थ्री इंटू 2n माइनस फोर, और इसी तरह से 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तक जाएगा ये। अब जितने भी इवन नंबर्स हैं हमारे उनको हम एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2n, ये भी 2n माइनस टू, इवन माइनस इवन, ये भी इवन नंबर होगा, इंटू 2n माइनस टू इंटू 2n माइनस थ्री, और इसी तरह से 4 इंटू टू। और जो ऑड नंबर्स हैं उनको हम अलग ले लेंगे, 2n माइनस वन 2n माइनस थ्री, ये सारे 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस थ्री, इसी तरह से अप टू 3 और फिर 1 तक जाएगा ये। तो यहाँ पे ये जो इवन नंबर्स हैं ये n नंबर्स हैं और सब में 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर n इंटू n, और ये 2n माइनस टू, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस वन, ये 2n माइनस फोर था सॉरी। फिर 2n माइनस फोर में से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस टू, और फिर इसी तरह से ये जो 4 है इसमें से अगर हमने 2 हटा दिया तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये जो टर्म है ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n, ये हमारा 2 टू द पावर n है, और ये एज इट इज रहेगा 2n माइनस वन 2n माइनस थ्री अप टू 3 इंटू वन। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल 2n जो है हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 2n माइनस वन। नेक्स्ट फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, इसको हम अलग तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू r प्लस वन इंटू फैक्टोरियल r डिवाइड बाई फैक्टोरियल r। मतलब हमने इस n फैक्टोरियल को जो है यहाँ पे r फैक्टोरियल तक हम इसको लेके चले गए, और फिर r फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r ये हो जाएगा हमारा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू r प्लस वन। यहाँ पे r भी एक नेचुरल नंबर ही है लेकिन लेस देन n है। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर। तो यहाँ पे 4 जो है हमारा ये है 3 प्लस वन, जो ये हमारा r था ये r प्लस वन है, तो ये r प्लस वन तक मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, अब अगर हम ये देखेंगे तो ये सेम वे में हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस वन। नेक्स्ट अगर फैक्टोरियल x और फैक्टोरियल y इक्वल है तो या तो x इक्वल टू y होगा, या फिर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 होगा, या फिर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से e p फैक्टोरियल n। इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट है वो पावर जिस पे किसी नंबर को हम रेज करते हैं,
ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स एक गिवन क्वांटिटी अपने आप से मल्टीप्लाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 टू द पावर 3 लिखा हुआ है तो ये 3 जो है ये एक्सपोनेंट होगा, 2 टू द पावर 3, तो ये 3 हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि 2 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, इसका फॉर्मूला होगा ई पी फैक्टोरियल n इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p क्यूब प्लस अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p टू द पावर r। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये डिनोट करता है, ये एक फंक्शन होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है जो कि डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4 ये हो जाएगा 3। यहाँ पे ये n बाई पी टू द पावर r तक हम इसको ले गए हैं। r जो है वो एक नेचुरल नंबर है सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू p टू द पावर r। अब इसको इस तरह से कुछ समझ में आएगा नहीं, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि हम इसको और इजीली समझ सकें कि यहाँ पे ये हुआ क्या है और इसके वेरिएशन को भी फिर हम देख सकें कि यहाँ पे तो प्राइम नंबर के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर कंपोजिट नंबर हो तो हम वहाँ पे इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। सपोज हमें फाइंड करना है एक्सपोनेंट ऑफ 7 351 फैक्टोरियल में, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि 7 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे हमने देखा था ये खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट। तो अब 351 फैक्टोरियल जो है वो 351 से लेके 1 तक उसमें सारे नंबर्स आएंगे। तो 7 कहाँ कहाँ पे अपीयर होगा वो देख लेते हैं। वो आएगा 7, 14, 21, 28, 35, इस तरह से अप टू 350 तक आएगा। 350 लास्ट नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 7 है। तो 351 फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 351 फैक्टोरियल ये हो जाएगा हमारा m इंटू 7 इंटू 14 इंटू 21 अप टू 350। यहाँ पे m उन सब नंबर्स का प्रोडक्ट है जो कि 7 से डिविजिबल नहीं थे, मतलब हमने 7 से डिविजिबल होने वाले सारे टर्म्स एक साथ लिख लिए और जो डिविजिबल नहीं है उनको अलग कर दिया। तो अब यहाँ पे 350 जो है वो है हमारा 7 इंटू 50, तो यानी कि 7 जो है ये 50 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 50 इंटू ये जो 7 है इसको हम लिख देंगे 7 इंटू 1, 14 को हम लिख देंगे 7 इंटू 2 और इस तरह से 350 को हम लिख देंगे 7 इंटू 50। तो ये जो सारे 1 2 3 4 अप टू 50 ये जो सारे टर्म्स हैं ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक हो गया हमारे पास m, एक हो गया 7 टू द पावर 50 और फिर 1 से लेके 50 तक जो नंबर्स हैं ये भी मल्टीप्लाई होंगे। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल। अब इस 50 फैक्टोरियल में भी 7 आ रहा है, 7, 14, 21 अप टू 49 तक आ रहा है। तो इस जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 351 फैक्टोरियल को m इंटू 7 टू द पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल, इसी तरह से यहाँ पे 50 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे k इंटू 7 इंटू 14 अप टू 49, क्योंकि यहाँ पे 49 वो लास्ट नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 7 है और k अगेन उन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है जो डिविजिबल नहीं है। यहाँ भी हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, जो 7 से डिविजिबल है और जो नहीं है। तो 50 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं k इंटू 7 टू द पावर 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब अगेन ये जो हमारा 7 फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 1 इंटू h। h वो सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है और 7 यहाँ पे एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से 351 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं m इंटू k इंटू h इंटू 7 टू द पावर 50 इंटू 7 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 1। अब हमें पता है कि a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y ये होता है हमारा a टू द पावर x प्लस y। तो इस तरह से ये हो जाएगा 7 टू द पावर 50 प्लस 7 प्लस 1 7 टू द पावर 58। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 351 फैक्टोरियल ये हो जाएगा हमारा 58। ये यहाँ पे हुआ क्या ये हम जरा देख लेते हैं। एक्चुअली 50 जो है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 351 बाई 7 है, मतलब कि 50 जो है वो हाईएस्ट नंबर है जो कि 7 के साथ मल्टीप्लाई होके एक ऐसा नंबर देगा जो 351 से कम है।
अगला जो नंबर होगा 51, 7 इंटू 51 वो हो जाएगा हमारा 357, जो कि ग्रेटर देन 351 होगा, तो वो 351 फैक्टोरियल में आ नहीं सकता। तो इसलिए 50 जो है उसको हम लिखेंगे इस तरह से, 351/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिमिलरली 7 जो है वो होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/7। अब 50 जो था हमारा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 351/7 था, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 351/7 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सेम वे जो हमारा 7/7 था, यहाँ पे जो लास्ट में हमारे पास 7 आया था वो था 50/7/7, यानी कि 351/7/7/7 यानी 351/7 क्यूब। तो इस वजह से जो एक्सपोनेंट ऑफ 7 था वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 351/7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 351/7 स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 351/7 क्यूब। यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 351/7 टू द पावर 4 नहीं लिया, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो इस वजह से वो हमारे सम में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। इसको देखने का, इसको समझने का एक और तरीका भी है कि जो यहाँ पे हमारे जो टर्म्स थे, ये वो टर्म्स आए हैं जो कि 7 से एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स थे जो 7 से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल 49 जो है यहाँ पे 7 2 बार आ रहा था, 98 में भी 7 2 बार आ रहा था। इनमें से एक बार जो था वो यहाँ पे हमने काउंट कर लिया था, दूसरी बार यहाँ पे काउंट हुआ, और एक ऐसा टर्म था हमारा जिसमें कि 7 3 बार आ रहा था, वो था 343, क्योंकि 343 हमारा होता है इक्वल टू 7 क्यूब। तो ये इसको समझने का एक और तरीका था। तो इन जनरल अगर हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ p निकालना हो, p जो कि कोई प्राइम नंबर होगा इन n फैक्टोरियल, तो वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p क्यूब, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p टू द पावर r, और r इस तरह से होगा नेचुरल नंबर, सो दैट n इज लेस देन इक्वल टू p टू द पावर r। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई कंपोजिट नंबर है, मतलब कि नंबर जो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स है, तो उस केस में किस तरह से होगा। अब इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हमें 7 का हमने एक्सपोनेंट निकाला, उसकी जगह पे अगर हमें निकालना होता है 49 का एक्सपोनेंट, तो वो कैसे निकालते हैं। तो 49 का मतलब कि 7 स्क्वायर, इसका मतलब कि 7 के जो है दो 7 के एक सेट बन जाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 58/2 यानी कि 29। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमने एक ही नंबर का स्क्वायर किया, अगर हमारे पास इस तरह का एक कंपोजिट नंबर हो, फॉर एग्जांपल 24, तो अगर हमें निकालना हो एक्सपोनेंट ऑफ 24 इन 351 फैक्टोरियल, तो 24 जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि वो किन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। 24 हो जाएगा हमारा 8 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3। तो हमें निकालना है कि 8 के साथ 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है, और हमें निकालना है 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 2 सबसे पहले हम निकालेंगे, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 आ जाएगा हमारा 344। तो एक्सपोनेंट ऑफ 8 ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 344, ये हो जाएगा 114। इसी तरह से अब हम निकालेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 3, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 ये हो जाएगा हमारा 174। अब 24 जो है वो हमारा 8 और 3 दोनों को मिला के बन रहा है, तो इसलिए जब हमारे पास 114 8 ये खत्म हो जाएंगे, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा 3 बचे हैं वो 24 नहीं बना पाएंगे। तो इस वजह से इन दोनों में से जो छोटा नंबर है 114, तो यही इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 351 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं m इंटू 24 टू द पावर 114 इंटू 3 टू द पावर 60। तो 24 का यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 114 है। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक परम्यूटेशंस, सर्कुलर परम्यूटेशंस और परम्यूटेशंस विद रिपीटेशंस। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।